Hello guys, welcome to our YouTube channel. Myself पवन कुमार and I'm a Scale 1 ऑफिसर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस के कंप्लीट पार्ट को जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो के माध्यम से जितनी भी स्टैटिक बैंकिंग्स हैं वो सारी बैंकिंग मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। एंड यकीन मानिए यार, अगर आपके एग्जाम में स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ी है। मैं मेरे खुद के नोट्स से आपको ये जो बैंकिंग है वो करवाने वाला हूँ। एंड मैं आपको इतनी बैंकिंग करवा दूंगा जिससे कि आप जब बैंकिंग की थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। बेसिकली अब के एग्जामिनेशंस में होता क्या है कि करंट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन करंट बैंकिंग भी हमें तभी समझ आएगी जब हमारे बैंकिंग की जो बेसिक टर्म्स है वो कंप्लीट हुई होंगी। एंड ये जो सीरीज रहने वाली है वो आपकी एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, आईबीपीएस, आरआरबी और ईएसआईसी के जो भी एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यार रहने वाली है फॉर मेंस एग्जामिनेशंस। प्रीलिम्स में तो पूछे ही नहीं जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज के जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम बैंकिंग ओम्बड्समैन की स्कीम से स्टार्ट करेंगे कि बैंकिंग लोकपाल योजना होती क्या है और क्यों इसे लागू किया गया था। ठीक है, सबसे पहले बैंकिंग लोकपाल योजना को समझते हैं कि होती क्या है, फिर उसके बेसिक टर्म्स को समझेंगे। देखिए, आप बैंक गए और आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर किसी से भी रिलेटेड बैंकिंग से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुई। आपने बैंक को बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। अगर बैंक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर बैंक 30 डेज के अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है, यानी कि बैंक में आपने एप्लीकेशन दी, 30 डेज के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई उस प्रॉब्लम से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर। ठीक है, बेसिकली बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो काम है वो इतना सा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले बैंकिंग लोकपाल जो योजना है उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंदर रखा गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कोई भी फालतू चीज मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला हूं, मैं मेरे खुद के नोट्स से करवा रहा हूं और नोट्स में कोई भी फालतू चीज नहीं होती है। सबसे पहला नोट कीजिए कि आपकी बैंकिंग लोकपाल योजना जो है उसको बैंकिंग के रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के अंडर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो बैंकिंग लोकपाल योजना है या फिर जो बैंकिंग लोकपाल है, बैंकिंग ओम्बड्समैन है, उसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, बैंकिंग जो ओम्बड्समैन है उसको आरबीआई के द्वारा नियुक्त, आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट यहां पर आता है कि इस योजना को कब लागू किया गया था। तो ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है इसे 1995 में लागू किया गया था। ध्यान दीजिए, यहां पर 3 डेट्स आएंगी, 3 ईयर्स आएंगे। सबसे पहले इसको लागू कब किया गया, तो लागू कब किया गया था, 1995 में इस योजना को जो है वो लागू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजेस करने का सुझाव दिया गया और वो जो चेंजेस है वो 2002 में किए गए। ठीक है, उसके बाद पहला जो चेंज हुआ था वो 2002 में हुआ था। क्या हुआ था इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसके बाद दूसरा जो चेंज हुआ था वो 2006 में हुआ था और इस 2006 के बाद से ही ये जो योजना है वो चली आ रही है। 2006 के बाद अब तक इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, अब एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम लेके आए हैं जिसमें ऑल इंडिया का एक ही ओम्बड्समैन होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम अभी आई है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो इस पर एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा क्योंकि काफी लंबी चौड़ी स्कीम है, तो इस पर एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। तो अभी एक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम आई है, इसको हम संशोधन मान सकते हैं, लेकिन 2006 के बाद इससे पहले कोई भी संशोधन इसमें नहीं हुआ है। अब बारी आती है कि पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में अब तक कितने बैंकिंग ओम्बड्समैन है। तो अब तक बैंकिंग ओम्बड्समैन की जो संख्या है वो 22 है, यानी कि 22 है। कितने, 22 ओम्बड्समैन अब तक ऑल ओवर इंडिया में है। ठीक है, इतना आप याद करिएगा। इन 6 पॉइंट्स को आप नोट करते चलिएगा। इन 6 पॉइंट्स में से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपका नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से बैंक्स को इसमें कवर किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से बैंक्स को इसमें कवर किया जाता है तो वो हम देख लेते हैं।
तो इसमें जो कवर्ड बैंक्स है वो सबसे पहला आता है अनुसूचित वाणिज्य बैंक, यानी कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को इसमें अनुसूचित किया जाता है, कवर किया जाता है। दूसरा आता है आपके रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि आरआरबीज, जिन्हें हम क्षेत्रीय बैंक्स भी कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमें कहते हैं। तो दूसरे नंबर पर वो आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक, यानी कि शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। चौथे नंबर पर आता है लघु वित्त बैंक, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक। और पांचवें नंबर पर आता है हमारा पेमेंट बैंक, यानी कि भुगतान बैंक। इन पांचों बैंक में आपकी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाकर अपना जो भी मुआवजा वगैरह है वो आप वहन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है मुआवजे की। तो आपको कितना मुआवजा मिलेगा, यानी कि अधिकतम आपको कितने तक मुआवजा यहाँ पर मिल सकता है। तो इसमें आपको अधिकतम 20 लाख तक का मुआवजा मिल सकता है। 20 लाख से ऊपर का मुआवजा इसमें आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 20 लाख तक का मुआवजा यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप के मुआवजे देने में देरी होती है या फिर मेंटल आपको कोई भी टॉर्चर किया जाता है, मानसिक आपका शोषण होता है, तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आते हैं कि टोटल मुआवजा कितना मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा एक, टोटल मुआवजा कितना मिलता है, 20 लाख या फिर 21 लाख। टोटल मुआवजा कितना होगा, 20 लाख या फिर 21 लाख। अब क्वेश्चन काफी अच्छा है, घुमा फिरा के पूछा है। काफी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे 21 लाख, लेकिन गलत है। टोटल जो मुआवजा मिलता है वो आपको 20 लाख ही मिलता है। ये 1 लाख तो आपको तब मिलेगा जब आपका मानसिक शोषण हो। अगर मानसिक शोषण नहीं होता है तो अधिकतम आपको 20 लाख ही मिलेगा। मानसिक शोषण के मामले में आपको 1 लाख अतिरिक्त मिलेगा, तब आपका ये जो है वो 21 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अधिकतम मुआवजा कितना मिलता है, तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर 20 लाख। ठीक है, 20 लाख ही मिलता है। अब आती है मेन बात। मेन बात क्या है, सबसे पहले आप जाते हैं बैंक। ठीक है, सबसे पहले आप जाते हैं बैंक। आपके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, आप बैंक को एप्लीकेशन देते हैं। ठीक है, आप बैंक को क्या दिया आपने, बैंक को आपने एप्लीकेशन दी कि मुझे इस प्रकार की दिक्कत है, आप मेरी दिक्कत का जो है वो समाधान कर दीजिए। अंडर 30 डेज अगर बैंक आपकी दिक्कत का समाधान कर देता है तो काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर 30 दिनों के भीतर बैंक आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, या फिर बैंक जो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है उस प्रॉब्लम से आप संतुष्ट नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप जा सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। सेम प्रोसीजर रहता है। अंडर 30 डेज बैंकिंग ओम्बड्समैन को आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना पड़ता है। अंडर 30 डेज अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और उस प्रॉब्लम से आप सेटिस्फाई नहीं है, या फिर अंडर 30 डेज बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो आप जा सकते हैं एपिलिएट अथॉरिटी के पास। एपिलिएट अथॉरिटी कौन होता है, तो डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एपिलिएट अथॉरिटी होता है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एपिलिएट अथॉरिटी किसे बोला गया है, तो एपिलिएट अथॉरिटी हम बोलते हैं डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई को। सेम प्रोसीजर इसमें भी रहता है। अंडर 30 डेज अगर एपिलेट अथॉरिटी यानी कि डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है, या फिर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। और इसके लिए अलग से कोर्ट की व्यवस्था की गई है। 2 अलग कोर्ट होते हैं। पहला होता है डीआरटी यानी कि डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल, और दूसरा होता है आपका डेप्थ रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पर कोर्ट होते हैं, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल और डेप्थ रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। इन दोनों कोर्ट में जा सकते हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बैंक से लेकर कोर्ट तक आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं आती है तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका फिर कोई भी इलाज जो है वो अभी तक मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना प्रोसीजर रहता है। ये सिंपल सी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की भी नहीं है। इतना आप इसमें पढ़िए, ज्यादा आपको कुछ भी थ्योरेटिकल रटने की जरूरत नहीं है। अगर बैंकिंग ओम्बड्समैन से क्वेश्चन आता है तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें से नहीं आता है तो करंट बैंकिंग ओम्बड्समैन जो स्कीम चल रही है या फिर इससे रिलेटेड जो करंट क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। लेकिन करंट को अगर आपको कवर करना है तो आपके बैंकिंग की बेसिक टर्म्स आपकी कवर होनी चाहिए।
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंप्लीट बैंकिंग में आपको करवाने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।